भाग दो, मेरे भाग में क्या है। अभी तक आपने पढ़ा कि शिवांगी को किंजल पसंद नहीं है, जबकि ऋचा को भी शिवांगी पसंद नहीं है। किंजल और ऋचा के रिजल्ट आने की खुशी में करण सबको घुमाने ले जाता है। किंजल के कॉलेज में उसके टॉप करने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सब गए थे। हर्षित किंजल को प्रपोज करता है, पर वो गुस्से के थप्पड़ मार बैठती है, जिस कारण वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे मीनाक्षी, रूही और ऋचा बचाते हैं। अब आगे। पूरे रास्ते किंजल सोच रही थी कि आगे की पढ़ाई इस कॉलेज में कैसे करेगी। आज जो हर्षित ने किया था बहुत ही बुरा अनुभव था उसके लिए। वो डर गई थी, पर ऋचा और रूही की हिम्मत देखकर उसका डर गायब हो गया था। रास्ते भर शिवांगी उसके कॉलेज की कमियां निकालती रही। पानी की कमी थी, जगह जगह गंदगी थी, कैंटीन का खाना टेस्टी नहीं था आदि वो चुपचाप सुनती रही। पर ऋचा का दिमाग किंजल वाले हादसे से वैसे भी गर्म था, उससे सुना नहीं जा रहा था। शिवांगी, जब हमारे यहाँ के कॉलेज में आपको इतनी बुराइयां दिखी, तो फिर आपको ड्राइवर के साथ घर वापस चले आना था ना। किसी ने आपको बोला भी नहीं था आने, और अभी भी आपसे किसी ने कम्प्लीमेंट नहीं मांगा है, फिर भी दिए जा रही हैं। वाट, मैंने कोई गलत नहीं बोला जो तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है। शिवांगी भी गुस्से में आ गई थी। हाँ, पर आपसे किसी ने पूछा भी तो नहीं कुछ, वो पलट कर जवाब दी। रीचा, शिवांगी, तुम लोग लड़ना बंद करो। बच्चों जैसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती है तुम दोनों को। करण दोनों को एक साथ डांटता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह चमकाती हैं, फिर दूसरी ओर देखने लगती हैं। ये देखकर किंजल को गुमसुम बैठी थी जो हंस देती है। ऋचा उसको हंसते देखकर खुश होकर हंसने लगती है, और शिवांगी दोनों को हंसते देख गुस्से से भर जाती है। हवेली में गाड़ी से उतरते ही शिवांगी अपने कमरे में गुस्से से तमतमाती चली चली जाती है, और उसको देखकर इन चारों की हंसी निकल जाती है। आज शिवांगी को हैदराबाद वाले चाचा की बेटी की शादी में जाना है। वो करण के पास आती है। करण, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, 1 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट है। हाँ, छोड़ दूंगा, कुछ देर सांस तो लेने दो यार। अभी तो ऑफिस से थका हारा आया हूँ, चाय पीकर चलता हूँ ना। वो कुर्सी से सर टिकाए बोला। वो भी वहीं बैठ जाती है। शादी खत्म होते ही मैं मम्मी पापा के साथ आऊंगी, एक पैर पटकते आई। आंटी, मैं जा रही हूँ, 4 दिन बाद अपने मम्मी पापा को आपसे मिलाने लाऊंगी, कहकर निकलने लगती है। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, माधुरी देवी कहती हैं। करण सोचता है शायद शिवांगी उसकी माँ को प्रणाम करेगी, पर वो पश्चिमी संस्कृत की पली बड़ी लड़की थी जो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। वो दोनों चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उन दोनों का एडमिशन होना था। ऋचा किंजल को खुश रखने के लिए उसकी पसंद का फिल्म दिखाती है, खाना भी उसी के पसंद का बनवाती है, और भी वो जो कर सकती थी करती है। किंजल भी अब उस घटना को भूलने की कोशिश कर रही थी। ऋचा करण से बात करके किंजल के कॉलेज में ही एडमिशन करवा लेती है। वो भी दोनों को अलग अलग कॉलेज से लाने पहुंचाने का काम करके परेशान हो गया था, इसीलिए ऋचा की बात मान जाता है। वो दोनों अब एक साथ कॉलेज जाने लगी थी। करण को भी आसानी हो गई थी। दोनों को सेक्शन और सब्जेक्ट अलग था, पर वो भी तो एक ही कॉलेज में थी। इससे दोनों बहुत खुश थी। अब ऋचा, किंजल, मीनाक्षी और रूही ये चारों पक्की सहेलियां बन चुकी थी। किंजल का सब्जेक्ट बायोलॉजी था, और वो तीनों आर्ट्स लेकर पढ़ रही थी। हर्षित का कहीं अता पता नहीं था, वो अब कॉलेज नहीं आ रहा था। इस बात से चारों बहुत खुश थी। उस दिन करण जब उन दोनों को लेने कॉलेज गया तो रूही से वो लोग बातें कर रही थी। रूही को देखकर करण की धड़कनें एक अलग ही अंदाज में चलने लगती हैं। कॉलेज के व्हाइट सूट में लाल दुपट्टा लिए वो धूप की गर्मी से लाल हो रही थी। उसका सुंदर चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो उसे चोरी चोरी देखने लगता है। इस बात को रूही भी महसूस करती है। करण चाहता था वो लोग कुछ देर बातें करते रहें और वो रूही को देखता रहे, पर वो दोनों बेवकूफ सहेलियां बाय बोलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती हैं, और करण को जाना पड़ता है। वो शीशे से दूर तक उसको जाते देखता रहता है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर बिमला दौड़ती है। बाहर निकलती है तो शिवांगी, जो अपने मम्मी पापा के साथ आई थी, उसे माधुरी जी को बुलाकर उन लोगों का स्वागत करने बोलती हैं। कौन है बिमला चाची?
दरवाजे पर जो इतनी जोर से हान बजा रहा है। सब हाल में बैठे चाय पी रहे थे। करण ने विमला से पूछा, छोटे ठाकुर, शिवांगी बेटी आई है, बड़ी मालकिन को बाहर आने बोल रही हैं ताकि वो उनके मम्मी पापा का स्वागत कर सके। माँ आप बैठिए, मैं आता हूँ उन लोगों को लेकर। विमला चाची आप अच्छे नाश्ते का व्यवस्था कर लीजिएगा। करण माँ को रोकते हुए खुद बाहर जाता है। उन लोगों के पैर छूता है, करण अंदर लाता है। माधुरी जी हाथ जोड़कर दोनों का अभिवादन करती हैं और बैठाती हैं। ऋचा और किंजल भी उन दोनों को प्रणाम करती हैं। सबसे परिचित होने के बाद विमला चाय नाश्ता लेकर आती हैं। सब उसमें लग जाते हैं। मिताली देवी सबके लिए बैगों में भरकर गिफ्ट्स लाई थी, जिसे शिवांगी काम से सबको देती है। माधुरी जी इसकी क्या जरूरत थी, बस यही कहती हैं। और ऋचा शिवांगी की कुटिल मुस्कान वाली शक्ल देखकर गुस्से से गिफ्ट लेकर चली जाती है। किंजल को देते वक्त शिवांगी एहसान करने जैसा व्यवहार करती है। करण को प्यार से जींस देती है। अमरेश प्रताप और मिताली देवी हवेली की भव्यता देखकर अचंभित थे। वो तो उन्हें शिवांगी के कारण आना पड़ रहा था, वरना वो लोग तो शादी खत्म होते ही जल्दी से जल्द लंदन भागना चाह रहे थे। उन्हें यहाँ का पानी रास नहीं आया था। अमरेश प्रताप के दादा पंजाब में जाकर लंदन में बस गए थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसे वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर चलाते थे। पंजाब में उनके रिश्तेदारों के घर थे, जिसमें शादी में शामिल होना पड़ा था। शिवांगी के कहने पर वो लोग करण से उसका रिश्ता मांगने आ तो गए थे, पर रास्ते भर गहरी सोच में डूबे थे। शिवांगी उनकी दूसरी बेटी थी, एक लंदन में ही शादीशुदा और एक इंडिया आने से उसे चिढ़ थी। दूसरी शिवांगी थी जो करण के खातिर यहाँ बसने को तैयार हो गई थी। जीन्स पर कुर्ती डाले, आंखों पर गॉगल्स, कानों में डायमंड के टॉप्स, हाथों में सोने और हीरो की अंगूठियां भरी हुई थी। ऊंची हील की सैंडल पहने, ओठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाए मिताली देवी विदेशी अंदाज में रंगी हुई थी। अमरेश प्रताप नीले सूट में और हीरो की अंगूठियां पहने अपनी दौलत की नुमाइश करते से लग रहे थे। सब लोग नाश्ते के बाद बातचीत करने में लगे थे। करण, तुम अपना बिजनेस लंदन में फैला सकते हो। मैं तो हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अमरेश जी उससे कहते हैं। वो करण का इरादा जानना चाह रहे थे। नहीं अंकल, पापा के जाने के बाद माँ का और ऋचा का ख्याल मुझे ही रखना है, और अब तो किंजल भी है। अगर विदेशों में कारोबार जाएगा तो समय ज्यादा देना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं यही ठीक हूँ। वो अपनी बात बताता है। तुम यहाँ से सब कुछ समेट कर भी तो वहाँ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्या तुम हमेशा इसी देहात में रहोगे? तुमने लंदन में पढ़ाई यहाँ पर रहने के लिए तो नहीं की थी ना? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है वहाँ बसने की? मिताली देवी उसके जवाब पर अचरज से बोलती है। आंटी, मैंने बताया ना कि मैं माँ को नहीं छोड़ सकता, और फिर यहाँ खराबी तो कुछ नहीं है। मेरे पापा की जन्मभूमि है। उन्होंने इस गांव की उन्नति के लिए बहुत मेहनत की है। हजारों परिवारों का चूल्हा मेरे पापा की फैक्ट्रियों से ही चलता है। गांव में स्कूल कॉलेज सब मेरे पापा का बनाया है, जिसकी देख रेख मुझे करना है। मैं उन्हें खराब होने के लिए नहीं छोड़ सकता, और ना ही सबको भूखे मरने के लिए छोड़ सकता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा यही रहूंगा। वो अपनी बात कहकर चुप हो जाता है। माधुरी जी, आप क्यों नहीं करण को समझाती हैं? लंदन में बिजनेस करने से पैसा डॉलरों में आएगा। यहाँ का बिजनेस मैनेजर सबके सपुर्द करके वहाँ खुद कर सकता है। आजकल लोग गांव से शहर, शहर से विदेश जा रहे हैं, और ये है कि आपको अकेले नहीं छोड़ने के कारण विदेश से देहात में बस गया है। एक माँ होकर आप इसकी उन्नति पर ध्यान नहीं देंगी तो कौन देगा? अमरेश जी करण की बातें सुनने के बाद माधुरी जी को कहते हैं, भाई साहब, मैंने कभी नहीं इसको रोका है। ये खुद ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। मैं यहाँ अकेले भी रह सकती हूँ। जब ये लंदन में पढ़ाई करने गया था और इसके पिता दिन रात काम में बिजी रहते थे, तो मैं अकेले ही रहती थी। माधुरी जी उन्हें कहती हैं, अंकल, बात माँ के अकेले रहने या विदेश में बसने की नहीं है। मैं खुद यहाँ के लोगों से इतना घुल मिल गया हूँ कि मुझे ये सब अपने परिवार के सदस्यों की तरह लगते हैं, और जिसका इतना बड़ा परिवार हो वो बाहर क्यों जाएगा? वो हाथ जोड़कर उन दोनों से कहता है, आप लोग थके हुए हैं, चलिए आराम कीजिए, और प्लीज इस मैटर पर अब बात मत कीजिए। वो उठता हुआ कहता है। किंजल और ऋचा को शिवांगी की मम्मी पापा की बातें अच्छी नहीं लगती, पर वो दोनों कुछ नहीं बोल सकती थी। वो दोनों उठते हैं। बिमला उन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाती है, और शिवांगी भी अपने रूम में चली जाती है।
किंजल, माधुरी जी वहीं बैठी रही। करण भी कहीं बाहर जा ही रहा था जब ऋचा बोली, भैया आपको उन लोगों को डांटना चाहिए था। ऐसे क्यों बोल रहे थे वो दोनों? लगता था कि सोच समझ कर ही आए थे। आपको लंदन में बिजनेस करवा कर मानेंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देख ऋचा, सबको आदत होती है दूसरों को राय देने की। यदि सबको डांटना या लड़ना ही हो तो फिर समझदारी कहाँ से आएगी? तू मुझे जानकर भी ऐसा बोल रही है? तुम्हें तो पता है पहले मैं कितना बिंदास जिंदगी जीता था, पर पापा की मृत्यु के बाद समय तुम्हें और माँ को रोता देख मेरा सब बिंदासपन और मस्ती कहीं दूर चला गया। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो ऋचा के गाल दुलार से पकड़कर बोलता है। किंजल करण की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और मन ही मन करण के विचारों से प्रभावित होती है। माधुरी जी को भी करण की बातें सुनकर बहुत प्यार आता है। भैया कहीं आप मेरी और माँ की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? आपको यदि लंदन में बिजनेस करना है तो आप शौक से जाइए भैया, मैं माँ को संभाल लूंगी। बस आप साल 2 साल में एक बार आ जाया कीजिएगा। उसने अपना दिल का बड़ा करके करण से कहा। ऋचा, ऐसी बात दोबारा की ना तो समझ लेना जाना तेरा भाई मर गया। वो उसका मुंह बंद कर देती है और उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भैया ऐसा मत बोलिए, मैं पापा को खो चुकी हूँ। अब आप ऐसा बोलिएगा तो मैं नहीं जी पाऊंगी। पापा की मौत के बाद आज उसका शब्द फिर से टूट रहा था। चुप कर पगली, नहीं बोलूंगा। पर तू भी उन लोगों की बातों में मुझे कहीं जाने नहीं बोलेगी, मंजूर? वो उसे चुप कराता बोला। हाँ मंजूर है। वो रोते रोते बोली। चल तो फिर हंस कर दिखा। वो रोते रोते हंस पड़ी। माधुरी और किंजल भी हंसने लगी। वो तीनों अपनी बातों में लग जाती हैं और करण बाहर निकल जाता है। वो रास्ते में सोचने लगा कि शिवांगी के मम्मी पापा मुझे लंदन में बिजनेस कराने पर क्यों जोर दे रहे थे, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो आज किंजल के कॉलेज जा रहा था। उन दोनों की फीस के अलावे कुछ चंदे और रुपए भी देने थे। कॉलेज में घुसते ही उसे वो दिन याद आता है जब उसका दिल रूही को देखकर दूसरे ही लय में बजने लगा था। वो उस दिन के बाद उसे अक्सर देखने लगा था और रूही भी उसे कभी कभी उन दोनों की नजरों से छुपकर देख लेती थी। वो अपने सर पर चपत लगाता उसे ही सोचता प्रिंसिपल से मिलकर रुपए देता है और निकल जाता है। तुमने बोला तो ठीक था अमरेश, पर ये लड़का बहुत जिद्दी है। हमारी बातें नहीं मानेगा। तुमने अब आगे क्या सोचा है? मिताली देवी अपने चेहरे पर क्रीम मलती पति से बोलती है। वो लोग खाना खाकर कमरे में आराम करने आए थे। उन लोगों की आज आधी रात की लंदन की फ्लाइट थी, तो वो कुछ देर सोना चाहती थी। तभी बात करते हुए उसने पूछ रही थी, घर तो अच्छा है मिताली, फैमिली भी छोटी है। बहन और उस किंजल की शादी के बाद बस माँ ही बचेगी ना। तब तक शिवांगी करण को काबू में कर चुकी रहेगी और फिर उन दोनों को हम लोग लंदन में सेटल करवा लेंगे और हमारी शिवांगी हमारे पास आ जाएगी। ठीक सोचा ना? अमरीश जी अपनी बात मिताली को बता रहे थे। कुछ देर आराम कर लो तुम, तब तक करण भी घर आ जाएगा। तब हम लोग उसकी माँ से शादी की बात करेंगे। हाँ ये ठीक है, पर ध्यान रखना शिवांगी की शादी ऋचा और किंजल की शादी के बाद की बात करना। हमारी शिवांगी इतने दिन इस गांव में नहीं रह सकती है। मिताली सोचकर कहती है। अमरीश जी सर हाँ में हिला देते हैं और दोनों लेट जाते हैं। माधुरी जी और करण के सामने अमरीश और मिताली देवी बैठे हैं। किंजल और ऋचा अपने कमरे में कुछ कर रही थी। वो दोनों माधुरी जी से कुछ खास बात करना चाह रहे थे, इसलिए उनके कमरे में ही आ गए थे, जहाँ करण भी था। हाँ भाई साहब, क्या बात करनी है कहिए। अब करण भी आ गया है। अगर आपको इसे लंदन में बिजनेस शुरू करने की बात करनी है तो आप इसका जवाब जानते ही हैं। माधुरी जी को बिजनेस वाली बात ही लगती है। नहीं नहीं माधुरी जी, हमें दूसरी बात करनी है। हम शिवांगी की शादी करण से कराना चाहते हैं, तो सगाई की तारीख की बात करना चाहते थे। मिताली देवी सब तय किए बैठे थी। माधुरी जी आश्चर्यचकित होकर करण के चेहरे की ओर देखती हैं। वह भी अचरज ही है। वो सोचने लगती हैं कि क्या जवाब दें। तब तक शिवांगी भी वहां आकर बैठती है। अब जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। इन दोनों की मर्जी पर ही मैं अभी सगाई कर लेना चाहती हूँ और शादी बाद में करेंगे, जब अमरीश जी माधुरी जी से कहते हैं। शिवांगी खुशी से उठकर पापा के चेहरे को चूमकर लव यू पापा
कहती है, एक मिनट अंकल, आपसे किसने कहा कि मैं शिवांगी से प्यार करता हूँ? शिवांगी सिर्फ मेरी दोस्त है और शादी मैं यही किसी लड़की से करूंगा, वो भी जो मेरी माँ और बहन को पसंद होगी। करण शिवांगी की ओर गुस्से से देखकर कहता है। उसकी समझ में अब शिवांगी की खास बात आती है। ये क्या कह रहे हो करण? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मम्मी पापा तुमसे खास बात करने आएंगे, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? शिवांगी पापा के पास से उठकर करण के पास आ गई थी। शिवांगी, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमको पसंद करता हूँ, फिर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? मैं तुमसे तो बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। जिसे लंदन से प्यार हो उसे मैं अपने घर में नहीं ला सकता। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, पर एक साथी के रूप में उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरी माँ और बहन की इज्जत करे और मेरे सारे सुख दुख में मेरा साथ निभाए। तुम प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकालो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, वो ठोस शब्दों में साफ साफ उससे कहता है। माधुरी जी चुप है। शिवांगी अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। पर करण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे जैसा कहोगे मैं वैसी ही बन जाऊंगी, पर तुमसे ही शादी करूंगी मैं। वो जिद पर आ गई। नहीं शिवांगी, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और शादी नहीं कर सकता हूँ तुमसे। कहकर वो उसका हाथ झटकते हुए बाहर चला जाता है। किंजल और ऋचा दरवाजे पर खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। करण को निकलते देख दोनों बगल में हो जाती हैं। आंटी, आप तो उसे समझाइए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो माधुरी जी का हाथ पकड़कर कहती है और अब रोने लगी थी। बेटी, मैं क्या कहूँ, मैं उसे नहीं समझा सकती हूँ, वो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करता है। और वैसे भी बेटी, तू यहाँ के माहौल में नहीं बस पाएगी, तू लंदन में ही किसी अच्छे लड़के से शादी करना। माधुरी जी को करण की बातों से बहुत खुशी होती है। वो शिवांगी को समझा रही थी। चलो शिवांगी, ये देहाती लोग क्या जानेंगे, विदेशी लोगों को लड़कों की कमी नहीं है, इससे लाख गुना अच्छा लड़का तेरे लिए ढूंढ कर दूंगा। अमरेश प्रताप शिवांगी को हाथों से पकड़कर बाहर ले आते हैं, जहां ऋचा और किंजल को देखकर उसकी आंखों से आग निकलने लगता है। वो पापा का हाथ छुड़ाकर किंजल के बाल कसकर पकड़ लेती है। यू इडियट, तुम्हारे कारण करण मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तुम नौकर की बेटी, तुम्हारी औकात नहीं है उसकी वाइफ बनो। जरूर तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है, तभी वो ऐसा बोला। वो उसके बाल नोचती है, उसे एक दो थप्पड़ लगा चुकी थी और किंजल अपने बचाव में अपना सर बार बार झुका रही थी। ऋचा उसके पागलपन पर घबराई माँ, करण, बिमला और सभी नौकरों को चिल्लाकर बुलाती है और खुद शिवांगी से किंजल को छुड़ाने लगती है। करण अपने कमरे में सोच में डूबा टहल रहा था। ऋचा की आवाज पर दौड़कर बाहर निकलता है। नीचे हाल में देखते ही जोर से चिल्लाता है, शिवांगी छोड़ो उसको। शिवांगी ऋचा को एक हाथ से धकेल चुकी थी। विमला भी वहीं किंजल को छुड़ाने में शिवांगी से धकेली जा चुकी थी और गिरी पड़ी थी। नौकर सब क्या करें सोचकर परेशान खड़े थे, पर शिवांगी को कोई छू नहीं पा रहा था। शिवांगी किंजल को इधर उधर खींच कर मारती जा रही थी। वो गांव की नाजुक सी लड़की है, कहाँ वो विदेशों में जिम करके बॉडी बनाने वाली लड़की जिसके हाथ पत्थर की तरह मजबूत थे। उसके मम्मी पापा चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। करण कूदते हुए सीढ़ियां उतरता है और शिवांगी को किंजल से छुड़ाते हुए एक थप्पड़ खींचकर मारता है। वो लड़खड़ा कर एक और गिरती है, जिसे उसकी मम्मी पापा उठाने लगते हैं। किंजल बेहोश होकर गिर चुकी थी। करण उसे बाहों में उठाकर माँ के कमरे में लेटाता है और रमेश को डॉक्टर बुलाने के लिए बोलता है। ऋचा, विमला और माधुरी जी उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर होश में लाने की कोशिश में लग गए थे। आप लोग शराफत से अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। और तुम शिवांगी, तुम तो दोस्ती के लायक भी नहीं हो। इसी व्यवहार पर तुम मुझसे शादी करना चाहती थी? छी, शर्म आनी चाहिए तुमको। वो लड़की खुद मुसीबतों की मारी है और तुम उसके साथ। जाओ यहाँ से। नौकर से कहकर उन लोगों का सामान कमरे से मंगवा देता है और बाहर जाने का इशारा करता है। तुमने मुझे मारा, मैं जान गई हूँ करण, तुम्हें यह नरक क्यों पसंद है, क्योंकि ये काली नरक वाली लड़की तुम्हें पसंद है। तुम क्या मुझसे शादी से इनकार करोगे? मैं तुम्हें ठुकराती हूँ, रहो तुम इसी नरक में नरकवासियों के साथ। ये ठियो, कहते हुए बाहर निकलती है। उसकी मम्मी पापा पीछे से जाने लगते हैं।
तब ऋचा दौड़ती हुई आती है और मिताली देवी के हाथों को पकड़कर बैग थमा देती है। ये गिफ्ट्स ले जाइए आंटी, शिवांगी की शादी होगी तो काम आ जाएगी, और शादी तो मुश्किल से ही हो पाएगी क्योंकि आपने उसे घर बसाने वाले संस्कार नहीं दिए हैं। कहकर वापस माँ के कमरे में चली जाती है। डॉक्टर को आता देख करण भी ऋचा के साथ अंदर चला जाता है और वो दोनों दांत पीसते हुए बाहर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। डॉक्टर आकर किंजल को चेक करते हैं। वो थप्पड़ों के डर से बदहवास होकर बेहोश हो गई थी। उसे कुछ ताकत और विटामिन की गोलियां देकर डॉक्टर लौट जाते हैं। वो होश में आ जाती है और बिस्तर पर बैठती है। किंजल, तुम शिवांगी का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। जो चीज उसे पसंद आती है वो पाकर ही रहती है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जिस कारण वो ऐसे बिहेव की, करण शर्मिंदा होकर उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। नहीं छोटे ठाकुर, आप क्यों शर्मिंदा हैं? मैं सब जानती हूँ, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज अपने दिल पर कोई परेशानी मत रखिए। किंजल करण को समझाती है। हाँ बेटा, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? हम सब जानते हैं वो कैसी थी। अपनी बात पूरा ना होता देख वो ऐसे ओछे इल्जाम और हरकतों पर उतर गई। और सबसे बड़ी बात की, जब वो किंजल को मार रही थी तो उसके माता पिता खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। ऐसी लड़की से भगवान ने मेरे घर को बचाया, उनका लाख लाख शुक्रिया। माधुरी जी मन में भगवान को प्रणाम करती हैं और करण से कहती हैं। वो भी सर में हिलाकर इकरार करता है। कोई आज का दिन याद नहीं रखेगा और ना ही उस शिवांगी को। मैं आज सबके लिए स्पेशल खाना बनवाती हूँ और हम लोग खुशी मनाएंगे कि चलो बला टली। क्यों भैया, ठीक बोली ना मैं? ऋचा माहौल को हल्का करने के लिए बोली। हाँ जरूर मेरी छोटी सी बहन, चल तब तो मेरी पसंद के आलू के पराठे, माँ की पसंद की खीर और किंजल की पसंद की पनीर चिली सब बनवा दो। करण उसके सामने फरमाइश रखता है। हाँ सब हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में। चल किंजल मेरी हेल्प कर। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती ताकि वो उदासियों से निकल सके। हाँ हाँ जल्दी करना, बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो लग जाओ सब काम पर। करण उन दोनों को वहां से भगाकर ही दम लेता है। दोनों बिमला को सब कुछ समझाकर अपने कमरे की तरफ जाती हैं। ऋचा किंजल के कमरे में साथ जाती है और उसके कपड़े निकाल कर उसे फ्रेश होने बाथरूम में भेजती है। किंजल बाथरूम में आकर बैठती है तो ऋचा उसके बाल बांधने लगती है। देख किंजल, तू अपना दिल छोटा मत कर। वो लड़की हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। उसके दिल में जो आया वो बकती चली गई। उसके कारण हम लोग क्यों उदास रहे? जो होना था हो गया, अब उसे भूल और खुश रहो। किंजल का उतरा चेहरा देखकर वो समझाने लगी थी। वो अचानक ही रोना शुरू कर देती है। ऋचा, शिवांगी ने कैसे कह दिया कि छोटे ठाकुर मेरी वजह से उससे शादी नहीं करना चाहते? उसे ऐसा क्यों लगा मैं छोटे ठाकुर से शादी करना चाहती हूँ? ऋचा, तू तो जानती है ना, मुझे छोटे ठाकुर मेरे लिए भगवान की तरह है। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? और फिर मेरी कोई हैसियत भी नहीं है। वो तो तुम लोगों का दिल इतना बड़ा है जो मुझे जैसी अनाथ को अपने घर में रखी हो। मैं अपनी औकात नहीं भूली हूँ। किंजल बोलते हुए रोती रहती है। उसे कॉलेज में हर्षित द्वारा की गई जबरदस्ती की कोशिश भी याद आ जाती है और शिवांगी द्वारा ब्लेम करना भी। दोनों घटना याद कर वो खूब रोती है। करण जो उन दोनों को खाने पर बुलाने आ रहा था, किंजल की बात सुनकर बाहर ही रुक जाता है। वो वापस हो जाता है और बिमला को भेज देता है बुलाने। वो सोचने लगता है इस पर शिवांगी की हरकतों का बहुत असर हो गया है। इसे कुछ समय लगेगा इस घटना से उबरने में। देख किंजल, अब पागल बेवकूफों की बातों पर आंसू बहाएगी ना तो तुझे मैं थप्पड़ दूंगी। तुझे किसने कहा कि तेरा घर नहीं है या हम लोग ने तुझ पर एहसान किया है? तू उस पागल के कारण मेरा दिल मत दुखा। तू तो जानती है हम सब तुझे कितना प्यार करते हैं। देख किंजल, ऐसा मत बोलना, फिर मुझे बहुत दुख हो रहा है और तू रोना बंद कर वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और समझाते हुए कहती है। किंजल चुप हो जाती है और उससे सारी बोलती है। बिमला उन दोनों को बुलाने आ गई थी तो दोनों उठकर खाने चली जाती है। दूसरे दिन करण उन दोनों को कॉलेज से आते वक्त मार्केट ले जाता है और कपड़े, मेकअप के सामान और भी जो उन्हें चाहिए सब दिलवाता है। माँ के लिए भी साड़ी खरीदता है। वहां से वो उनको रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहाँ वो लोग चाइनीज फूड खाते हैं। बाहर निकलते समय दोनों बहुत खुश थी और किंजल भी रात हुए घटना को भूल चुकी थी। ऋचा अपनी आइसक्रीम लेकर गाड़ी में बैठ चुकी थी और किंजल करण के साथ खड़ी आइसक्रीम ले रही थी। तभी हर्षित अपने 2 दोस्तों के साथ आया और किंजल का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगा।
छोड़ो मुझे। वो अपना हाथ झटक कर उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, पर वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बार नहीं रानी, इस बार मेरी बारी है तुम्हें सजा देने की। तुमने मुझे मारा था ना, अब तुम्हें बताता हूँ मैं। वो उसका चेहरा पकड़कर अपने पास लाने की कोशिश करता है। तभी करण का एक जोरदार घूंसा उसे लगता है। किंजल तुम अंदर बैठो, मैं इससे निपटता हूँ, वो किंजल से चिल्लाकर कहता है। वो उसकी जोरदार आवाज से डर से दरवाजा खोलती है, पर वहीं खड़ी रहती है। तुमने सुना नहीं? अंदर बैठो, एक हाथ से हर्षित को मारता हुआ उससे कहता है। उसका चेहरा लाल भभूका हो चुका था। वो झट से अंदर बैठ जाती है और दरवाजा बंद करके रोने लगती है। तू कमीने, सुधरेगा नहीं। पिछली बार इसके साथ बदतमीजी करने के कारण तुझे कॉलेज से निकलवा दिया था। पुलिस ने तुझे चेतावनी देकर छोड़ा था ना, फिर भी तू इसके पीछे आया। इस बार तू नहीं बचेगा, कहकर उसे लातों घूंसों से मारने लगता है। उसके दोनों दोस्त उसे बचाने के लिए करण को छुड़ाते हैं, पर वो तब तक उसके मुंह से खून निकल आता है। करण लंदन में कराटे चैंपियन रह चुका था, इसीलिए उसके लिए अकेले ही काफी था। किंजल डर कर थरथरा रही थी कि अब क्या होगा। ऋचा भी अपनी आइसक्रीम फेंक कर रोने जैसी हो चुकी थी। वो किंजल को दिलासा दे रही थी। किंजल रो मत, भैया कराटे चैंपियन हो रह चुके हैं, वो लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो रोते रोते बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि छोटे ठाकुर को हर्षित के बारे में मत बताना, फिर तुम क्यों बोली उनको? वो उससे नाराज थी। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ, सोचकर कि भैया को कैसे पता चला, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैंने नहीं बताया है भैया को, मेरा यकीन करो किंजल। वो उसके हाथों को पकड़कर कहती है। किंजल और ऋचा दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि करण को कैसे पता चला। हर्षित के दोस्त उसे किसी तरह से खींचकर छुड़ाते हैं और उसे लेकर वहीं खड़ी गाड़ी में डालकर तेजी से भागते हैं। करण पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करता है। हेलो आदित्य। हाँ बोलो करण, कैसा है तू? बड़े दिनों के बाद फोन किया। क्या बताऊं यार, बात फिर वो कमीना हर्षित मेरी कलीग के साथ बदतमीजी करने आया था। आज तो मैंने उसे खूब मारा है, वो गुस्से से बोला। आदित्य उसका दोस्त था। अरे यार मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तो हूं ना। हाँ पता है तू, पर क्या करता, वो किंजल को खींच कर ले जाना चाहता था, इसीलिए। ओके, किधर निकला वो? आज मैं उसे लॉकअप में डाल ही देता हूँ, आदित्य अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहता है। करण उसे हर्षित की जिस तरफ भाग गया था वो रूट बता देता है। ओके तू अभी घर जा, मैं तुझसे मिलने आता हूँ फिर कभी, कहकर फोन काटता है। करण भी गाड़ी में आकर बैठता है और घर की तरफ चल देता है। वो हवेली आकर अपने कमरे में गुस्से से बिस्तर पर लेटे था जब किंजल और ऋचा उसके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वो दोनों रूही और मीनाक्षी से फोन करके पूछ चुकी थी और वो दोनों ही मना कर चुकी थी कि उन्होंने करण को कुछ कहा है। जब वो दोनों उसके दरवाजे पे खड़ी थी, तो कुछ काम है मुझसे? दोनों एक साथ हाँ बोलती हैं। वो हाथ के इशारे से बुलाता है। दोनों आकर खड़ी हो जाती हैं। बैठो कहता है, पर वो दोनों खड़ी ही रहती हैं। छोटे ठाकुर, आपको हर्षित के बारे में कैसे पता चला? किंजल सर नीचे किए उससे पूछती है। ऋचा डरी हुई थी कि अब भैया क्या कहेंगे। करण उसे देखता है और कहता है, ये बात तुम्हें आज जानने की जरूरत क्यों पड़ी? गुस्से से बोलता है, तुम लोग इतनी बड़ी बात हो गई और मुझसे छुपाकर चुप बैठी थी। गलती हो गई भैया, सॉरी। किंजल को बुरा लग रहा था और वो हर्षित के डर से आपको नहीं बोली थी, पर आपको कैसे पता चला? वो माफी मांगते हुए बोलती हैं। उसके दोस्त आपस में मजा लेकर किंजल और हर्षित से बातें कर रहे थे। मैंने जब सुना तो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन दोनों को पीट कर सारी बातें उगलवा ली। फिर अपने इंस्पेक्टर दोस्त आदित्य की हेल्प लेकर उसे पकड़कर थाने में ले गया। उसके पिता को फोन किया और बुलाया। सारी बातें जानकर वो मुझसे माफी मांगने लगे, पर हर्षित वैसे ही अकड़ रहा था। पर आदित्य के जेल में डाल देने की बात सुनकर डर गया और मुझसे माफी मांग ली। तब मैंने उसके पिता से कहकर उसे कॉलेज से निकलवा कर बाहर भिजवा दिया था, पर आज वो फिर ना जाने कैसे आ गया। आदित्य उसे इस बार नहीं छोड़ेगा, पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देगा। वो पूरी बात बताता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी कि आप जान जाइएगा तो उसको कुछ कीजिएगा और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यही सोचकर मैंने इन चारों को मना कर दिया था। वो दौड़ती हुई करण के पैर पकड़कर रोते हुए बोलती है।
करण उठकर खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या कर रही हो, छोड़ो मेरा पैर, कहकर उसे कंधों से पकड़कर उठाता है। देखो किंजल, मैं तुम्हारा वो शुभ चिंतक हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी दी है। तो कोई भी बात हो प्लीज मुझे बताया करो, वरना तुम कभी मुसीबत में फंस जाओगी। मेरी चिंता तुम मत किया करो, मुझे कुछ नहीं होगा, उसे समझाता है। वो रोते हुए सर हिलाकर हाँ करती है। अब तुम वादा करो, आज के बाद कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाओगी। वो उससे कसम ले रहा था। हाँ छोटे ठाकुर, मैं आज के बाद आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, वादा। वो सिसक रही थी। ठीक है, अब तुम रोना बंद करो और जाकर दोनों सो जाओ, कल मुझे बहुत काम है और तुम लोगों को भी कॉलेज जाना है। वो दोनों जा रही थी जब करण का फोन बजता है। हेलो, हाँ आदित्य, पकड़ाया वो दोनों बाहर निकलते ही रुक गई थी करण की बात सुनकर। क्या बताऊं यार, मैं उसका पीछा कर रहा था। जब उसकी कार ट्रक के नीचे आ गई, उसके दोनों साथी वहीं दम तोड़ दिए और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बहुत सीरियस हालत है उसकी, वो कोमा में चला गया है, आदित्य उसे बताता है। चलो ठीक ही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, करण गुस्से में कहता है। हाँ कह तो कुछ कुछ ठीक ही रहे हो। ओके, अब मैं हॉस्पिटल से निकलता हूँ। आंचल मेरा इंतजार कर रही होगी। वो अपनी पत्नी के पास जल्दी जाना चाहता था। उसकी शादी के 1 साल हो चुके थे। हाँ हाँ जल्दी जा वरना मारेगी, हाँ 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 कहकर हंसता है। अच्छा बेटा, जब तेरी वाली आएगी ना तब तुझसे यही कहूंगा। ओके फोन रखता हूँ, बाय। वो दोनों बाहर से सुनकर खुश हो जाती हैं और लंबी सांस लेती हुई वहां से निकल जाती हैं। किंजल को हर्षित के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो टेंशन से निकल चुकी थी। आज उन दोनों को करण कॉलेज छोड़ने गया था। जब गेट पर ही रूही खड़ी दिखी, उसे देखकर बहुत खुशी होती है और गाड़ी रुकते ही वो किंजल से मिलने आती है और तीनों बातचीत करने लगते हैं। करण उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। उसकी भी नजरें करण पर टिकी थी, वो भी मुस्कुरा देती है। करण के ओठों पर गुनगुनाहट आ जाती है। वो लोग उन लोगों को बाय बोलकर चला जाता है। कुछ देर के बाद मीनाक्षी भी आ जाती है और वो दोनों किंजल और ऋचा रात हुई घटना के बारे में पूछने लगते हैं। ऋचा पूरी बात बताती है। हर्षित की वजह से लड़कियों में अजीब सी दहशत फैली रहती थी। वो एक तरफ से सबको परेशान करता था और भद्दी ओछी बातें करता था। उसकी गंदी बातों का शिकायत कोई करती भी थी तो कुछ नहीं हो पाता था, क्योंकि वो अपने पापा की बदौलत बच जाता था। उल्टे उस लड़की को ही चेतावनी मिल जाती थी कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करें। अब ऐसा नहीं होने वाला था। जानकर वो दोनों खुश हो जाती हैं और वो लोग बातें करते हुए अपने अपने सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उन चारों की पढ़ाई जारी है। साथ ही करण और रूही का आंखों ही आंखों में पसंदीदगी भी उन तीनों को पता चल चुकी थी, पर वो तीनों चुपचाप उनका मजा ले रही थी। वो चारों अपने प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाई थी और अब उनकी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जारी थी। इन्हीं दिनों ऋचा की शादी के प्रति एक रिश्ता आया, जिसे करण अनदेखा करता है क्योंकि वो उसकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहता था। पर माधुरी जी चाह रही थी कि ये शादी कर ले, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी में था, साथ ही उसका घराना भी अच्छा था। लड़का बहुत ही सुंदर था और उसका आचरण काफी अच्छा था। वो लोग एक बार आकर माधुरी जी से बातचीत कर चुके थे, इसलिए वो इस रिश्ते से खुश थी। करण को समझाती है कि ऋचा शादी के बाद पढ़ाई पूरी कर लेगी, इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराना नहीं है। ऋचा की भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी, यानी उसकी भी इच्छा थी कि शादी हो जाए। करण किंजल से ऋचा की मर्जी पूछने बोलता है और वो खुशी से हाँ कर देती है। अब वो भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और एक दिन जाकर लड़के वालों से मिलता है। सब कुछ अच्छा था। लड़का, 2 भाई, एक बहन थी। बहन की शादी हो चुकी थी और ये बड़ा लड़का था। मानव लड़का ने ऋचा को मेले में देखा था और वो उसे पसंद थी, इसीलिए उससे शादी करने के लिए बेचैन था। करण पूरी तसल्ली के बाद शादी तय कर देता है और सब शादी की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जल्दी ही शादी करनी थी। कुछ दिनों से किंजल को लगता था कि उसे क्लास में आया नया लड़का प्रखर उसे चोरी चोरी देखता रहता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती, पर बाद में उसे इसका पूरा यकीन हो जाता है कि वो किसी कॉलेज से ट्रांसफर कराकर आया था। पढ़ाई में काफी अच्छा था और सबको अपनी बातों से प्रभावित कर लेता था। सारे टीचर उसकी तारीफ करते थे। लड़कियां तो उसके पीछे पागल सी रहती थी, क्योंकि वो काफी स्मार्ट और आकर्षक था। पूरे क्लास की लड़कियां उससे दोस्ती करने की कोशिश में लगी रहती थी, पर किंजल को इन सब बातों में कोई मतलब नहीं था। जब कभी
उसकी नजरें प्रखर से टकराती थी तो वो किंजल को उसमें अपने लिए प्यार मार जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब इतनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियों से उसकी दोस्ती है, वो उसे क्यों प्यार भरी नजरों से देखता है। उस दिन कॉलेज में वो अकेली थी। मीनाक्षी की तबीयत खराब थी। ऋचा को अपनी शादी की शॉपिंग करनी थी, पर किंजल को आज का क्लास अटेंड करना जरूरी था। इसीलिए ऋचा फोन करके रूही को आने बोलती है और वो तैयार हो जाती है। करण जब किंजल की कॉलेज छोड़ता है तो रूही उसके साथ चली जाती है। आज करण उसे अपने इतने पास पाकर बहुत खुश था। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? वो रास्ते में रूही से पूछता है। जी अच्छी चल रही है, वो धीरे से जवाब देती है। अपने घर में कौन आपके घर में कौन कौन है? करण आज पहली बार उसके साथ अकेले में था, इसीलिए सारी बात जानना चाहता था। वो सारी बात बताती है। पूरे रास्ते वो दोनों बातचीत करते आते हैं। हवेली में गाड़ी रुकते ही ऋचा अपने बैग लिए तैयार होकर आ जाती है और वो तीनों बाजार निकल जाते हैं। करण चाहता था कि रूही उसकी माँ से मिले, पर ऋचा की जल्दबाजी में वापसी पर छोड़ देता है। अब रूही, किंजल और ऋचा एक साथ उसके घर में कभी कभी आने लगी थी। माधुरी जी को वो बहुत अच्छी लगती थी। आज माधुरी जी घर पर ही दूसरे काम में व्यस्त थी, तो उन लोगों के साथ बाजार नहीं जा सकी थी। शादी नजदीक थी तो बहुत सारी तैयारियां बाकी थी। लंच टाइम में वो कैंपस के किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताबें देख रही थी। अगले पीरियड में उसे अपना परफॉर्मेंस देना था। पिछले बैच के छात्रों की विदाई समारोह होने वाला था, जिसमें सभी को हिस्सा लेना पड़ा था। किंजल को एक कविता सुनानी थी, वो उसे ही देख रही थी। घर में ऋचा उसे पढ़ने नहीं देती थी। उसकी मानव से फोन पर बातें होने लगी थी। वो अपनी बेताबियों का इजहार करता था, जिसे ऋचा हरदम किंजल को सुनाती थी और बाकी टाइम में शादी की तैयारियां करवाती थी। इसीलिए वो थोड़ी नर्वस थी कि अच्छे से कर पाएगी या नहीं। सब हाल में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और आप यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हैं? प्रखर वहीं पास में आकर बैठता है। किंजल से बोला, क्या कर रही हो? मैं अपनी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तुनक कर बोलती है, बस यूं ही टहल रहा था तो आपको देखकर चला आया। वो टालता सा बोला, वैसे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोयल की तरह मीठी। वो उसकी बड़ाई करता बोला, जी शुक्रिया। बोला भी तो इतना कम। अरे भाई, पहली बार हम लोग बातें कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा करना चाहिए था ना। वो मूड ऑफ सा बोला। वो उसकी तरफ देखते ही जोर से हंस देती है। उसकी शक्ल ही ऐसी बनी हुई थी। ज्यादा बातें फिर कभी, अभी मुझे ये याद करनी है। आप तब तक दूसरों से बातें कीजिए, कहकर वो याद करने लग जाती है। लाइए, मैं याद करा देता हूँ, कहते हुए कॉपी उसके हाथों से ले लेता है। हाँ चलो, आप बोलो, मैं सुनता हूँ, इससे आपको जल्दी याद होगी। वो कॉपी अपने चेहरे के पास रख चुका था सुनने के लिए। किंजल को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आता है, पर वो न जाने क्यों उसे कविता सुनाने लगती है। वो बहुत खास है जो मेरे पास है, वो जो मेरा कोई नहीं फिर भी सबसे अपना है। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। आपकी तो तैयारी पूरी हो गई है, पर मेरी अभी अधूरी है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो उसकी तारीफ करता हुआ पूछता है। वो ना चाहते हुए भी हाँ में गर्दन हिला देती है। वो झट से उसके कदमों में बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बहुत ही रोशन निगाहों से बोलता है। ये कहाँ बेहूदगी है, मुझे इस तरह के ड्रामे पसंद नहीं है। वो अपने हाथ छुड़ाकर गुस्से से बिखरती पैर पटकते हुए जाने लगती है। वो उसके आगे दौड़कर आता है। सॉरी सॉरी, पर आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था ना, वो मासूमियत से कह रहा था। वो चलते चलते रुक कर उसका मुंह देखने लगती है। उसका मासूम चेहरा उसकी बातें की सच्चाई की गवाही देती है। प्लीज आप किसी और से करवा लीजिए प्रैक्टिस, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, कहकर वो क्लास में चली जाती है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए वहां से अपनी बाइक लेकर चल देता है। उसकी गाड़ी एक आलीशान घर के आगे रुकती है। वो गाड़ी उसके पोर्च में लगाता है, जहां दो तीन कार खड़ी थी। मेन गेट पर खड़े गेट कीपर से कुछ पूछता है। वो अंदर जाता है, सीढ़ियों से चलकर कमरे में घुसता है और बेड पर लेटे इंसान की ओर देखता है। वो आदमी मशीनों के बीच जकड़ा था और लाश की तरह पड़ा था। वहीं पर नर्स खड़ी थी, जिसे वो हाथ के इशारे से बाहर जाने के लिए बोलता है। वो चली जाती है। पास कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ये हाल करने वाली को नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई,
उसको तुम्हारे कदमों में लाकर बिछा दूंगा। वो खुद को समझती क्या है, उसकी बर्बादी पर जो करण प्रताप आंसू बहाएगा फिर भी उसे मेरे चंगुल से बचा नहीं सकेगा। उसका सरपरस्त बना बैठा है ना, उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा मैं। जाल फेंकना शुरू कर चुका हूँ, आज न कल तो फंस ही जाएगी। अब बचा वो आदित्य, उसकी बीवी को तो मैंने मरवा ही दिया है और वो खुद अभी छोटी ही बेटी को लेकर दुखों के समंदर में गोते लगा रहा है। अब इस किंजल की बारी है, कहते हुए उसके ऊपर लेटकर रोने लगता है। वो हर्षित था जो 9-10 महीनों से कोमा में था। उस रात एक्सीडेंट में उसकी ये स्थिति हो गई थी। उसका छोटा भाई प्रखर जो विदेश में पढ़ता था, जब पढ़ाई पूरी करके आता है तो अपने बड़े भाई की ये हालत देखकर गुस्से से आग बन जाता है। उसके पिता उसे करण की गलती बताते हैं। वो कॉलेज के निर्माणकर्ता का बेटा है जो उस लड़की के लिए तुम्हारे भाई का ये हाल कर दिया। पूरे कॉलेज में उसकी ही बात चलती है, वो जो बोलता है वही होता है। इसीलिए आज तुम्हारा भाई बिस्तर पर लेटा है और वो दुनिया की खुशियों का मजा ले रहा है। वो उसे भड़काकर हर्षित का बदला करण से लेना चाहते थे। प्रखर गुस्से से पागल होकर करण को मारने जाना चाहता था, पर उसके पिता उसे होशियारी से काम करने बोलते हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। प्रखर डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज करवाता है, पर कोई भी सुधार उसमें नहीं हो पा रहा था। वो दिनों दिन बदले की आग में जलने लगा था। आज ऋचा के होने वाले ससुराल से शादी का शगुन का सामान आया था, जिससे वो बहुत खुश थी। मानो ने सारी मार्केटिंग ऋचा के साथ जाकर की थी। वो उसे अपने घर भी ले गया था और माँ और भाई से मिलाकर लाया था। ऋचा भी सबसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसे अपने ससुराल के लोग बहुत पसंद आए थे। किंजल को ऋचा की खुशी बहुत अच्छी लगती है। वो पूरे दिल से उसकी खुशियों की दुआ करती है। पूरे सगाई का इंतजाम वो अपने हाथों में ले चुकी थी और सारे काम जिम्मेदारी सगाई से हो चुकी थी। मानव को शादी की जल्दी थी, इसीलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। करण किंजल और ऋचा के साथ बाजार के चक्कर लगा लगा कर थक चुका था, पर उसके चेहरे पर बहन की शादी की खुशी झलक रही थी। आदित्य अपनी पत्नी आंचल की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक अपने दुख में डूबा रहा। उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, पर 3 महीने की बेटी के कारण उसे जीना था और अपने प्यार की निशानी को पाल पोस कर बड़ा करना था। उसने आंचल से मरते वक्त वादा किया था कि वो अपनी बेटी गार्गी का जी जान से बढ़कर ख्याल रखेगा। इस मुसीबत के समय में करण और उसके परिवार वालों ने उसकी बहुत सहायता की थी। बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी माधुरी जी और किंजल ने उठा ली थी। वो दोनों गार्गी से बहुत प्यार करने लगी थी और करण भी छोटी बच्ची के घर के आने से बहुत खुश रहता था। आदित्य रोज गार्गी को ऑफिस जाते वक्त माधुरी जी के पास छोड़ जाता था, जो पूरी तरह उनकी ही जिद थी, क्योंकि बच्ची अभी बहुत छोटी थी तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता था। रात को घर जाते वक्त अपने साथ ले जाता था। आदित्य भी ऋचा की शादी में अपनी पूरी मदद कर रहा था। क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना होता तो वो शाम को ही आ पाता था, पर आते ही सब काम में करण और किंजल की मदद करता था। गार्गी अब 5 महीने की हो गई थी। वो गोल मटोल छोटी सी बारबी डॉल जैसी थी। जो भी उसे देखता उसे गोद में लेने के लिए मचल उठता था। किंजल सारा दिन उसे गोद में लिए सारा काम निपटाती थी। आदित्य उसके गार्गी की ख्याल रखते देख बहुत खुश था और दिल से उसका आभारी था। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन हो गया था और आज शादी थी। शाम बारात आने वाली थी। करण किंजल और आदित्य बहुत बिजी थे। माधुरी जी भी ऋचा के सामानों की पूरी व्यवस्था देख रही थी और किंजल कभी रसोइयों के पास तो कभी ऋचा को बुलाने पर दौड़ती उसके पास जाती। साथ ही मेहमानों का भी ख्याल रखती थी। शादी में रूही और मीनाक्षी भी आई थी। रूही पर्पल और लाल काम वाली साड़ी पहनकर करण के दिल की धड़कनें बढ़ा चुकी थी। वो काम के बीच बीच में जब भी उसे नजर आती थी तो वो उसके ओठों पर गुनगुनाहट आ जाती थी। आदित्य को कुछ कुछ आभास हो चुका था कि करण की पसंद का, इसीलिए वो उसे छेड़ने लगता था। 10 बजे बारात आई। मानव कार से उतरकर करण के हवेली में प्रवेश करता है। माधुरी जी आरती उतारकर उसे अंदर लाती है। वो लाल शेरवानी में जच रहा था। स्टेज पर ऋचा मैरून दुल्हन के जोड़े में उसका इंतजार कर रही थी। वरमाला के वक्त खूब मस्ती मजाक चलता है और इन सब रस्मों में किंजल रूही करण और आदित्य जमकर हुल्लड़ मचाते हैं।
सारे रस्मों को पूरी तरह से करते हुए ऋचा की शादी खुशी खुशी मानव से हो जाती है और सुबह वो अपने पति के साथ ससुराल विदा हो जाती है। उसकी विदाई के बाद माधुरी जी और किंजल बहुत रोती हैं। किंजल तो उसको अपनी छोटी बहन की जैसे प्यार करती थी। वो भरे दिल से उसकी और मानव की खुशियों की दुआ करती है। शादी खत्म होने के बाद घर से सारे मेहमान चले गए थे। उतनी बड़ी हवेली में किंजल को अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो तो गार्गी थी जिसके साथ खेलकर वो कुछ संभल जाती थी, वरना ऋचा के बिना उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत दिनों के बाद वो कॉलेज आई थी। प्रखर उसके ही आने का इंतजार कर रहा था। उसे करण की कार से उतरते देख उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो उसके जाते ही किंजल के पास जाता है। और कैसी हैं आप? इतने दिन कहाँ थे? आपकी सहेली जो साथ आती थी वो क्यों नहीं आई? एक ही सुर में वो सारी बात जानना चाहता था। किंजल उसके सवालों की बौछार से चिढ़ जाती है। आपको क्यों बताऊं कोई बात, कहकर वो क्लास की तरफ जाने लगती है। वो पीछे से दौड़कर आता है और फिर बोलता है, मुझे आपसे मिलना था इसीलिए पूछ रहा हूँ। प्लीज बताइए ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो बेशर्मों सा उसके पीछे चलता हुआ पूछे जा रहा था। ओए किंजल, कहाँ रह गई थी? मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ कर यहाँ आई हूँ। रूही और मीनाक्षी इसे देखकर चिल्लाते हैं। उन दोनों को देखकर प्रखर वहां से मुड़कर अपने क्लास में चला जाता है। क्या बताऊं तुम दोनों को, मेरा ऋचा के बिना मन नहीं लगता है। वो तो हनीमून मनाने शिमला चली गई है। आएगी तब पढ़ने के बारे में सोचेगी। वो सच में ऋचा को बहुत याद कर रही थी। हाँ किंजल, हम दोनों को भी वो बहुत याद आ रही है। पर छोड़ ना, वो खुश है, हमारे लिए यही काफी है। हम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। द्वितीय वर्ष की परीक्षा नजदीक आ रही है। अभी पढ़ाई करना जरूरी है, रूही उसको समझाती है। चलो क्लास की घंटी बज चुकी है, बाय किंजल। मीनाक्षी उसे बाय कहती है और रूही के साथ आर्ट सेक्शन की तरफ चल जाती है। वो भी अपने सेक्शन की तरफ विदा हो जाती है। लंच के वक्त वो कैंटीन में बैठी रूही और मीनाक्षी का इंतजार कर रही थी। एकाध छात्र बैठकर खाना खा रहे थे। हर्षित का दोनों दोस्त उसके अगल बगल की कुर्सियों पर आकर बैठ जाते हैं। वो उठकर जाने लगती है तो उनमें से आदेश उसका हाथ पकड़ लेता है। हेलो किंजल भाभी, हर्षित भाई को तो तुमने कोमा में पहुंचा दिया, पर हम तो है ना यहाँ, कुछ देर हमसे भी बात करो। वो बहुत ही गंदे लहजे से उससे कहता है। किंजल अपना हाथ छुड़ाने लगती है। आदेश, मेरा हाथ छोड़ो, प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी, कॉलेज से निकाल दिए जाओगे दोनों के दोनों। वो गुस्से से बोलती है। अरे भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हो? अब यहाँ हो ही आप तो चलो अपने देवरों को समोसा खिलाओ। रिक्की उसे गुस्से को इग्नोर करता अपनी बत्तीसी दिखाता बोलता है। छोड़ो मुझे, वो जोर से चिल्लाती है और हाथ खींचने लगती है। आदेश की मजबूत पकड़ को वो छुड़ा नहीं पा रही थी। वो दोनों उसकी बेबसी पर ठहाका लगा रहे थे। आंसू उसके आंखों से निकलकर गालों पे बह रहे थे। तभी प्रखर आता है। आदेश को एक थप्पड़ खींच के मारता है और उसका हाथ छुड़ाता है। वो दोनों उठ खड़े होते हैं। आदेश अपना चेहरा सहलाने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? गुस्से से वो लाल भभूका हो रहा था। आज तुम दोनों को बताता हूँ मैं किसी लड़की का हाथ पकड़ने का क्या अंजाम होता है, कहते हुए दोनों को थप्पड़ों से मारने लगता है। सब लोग धीरे धीरे वहां जुटने लगते हैं। रूही और मीनाक्षी भी आ जाते हैं। वो दोनों उससे सारी बात जानकर उसे चुप कराती हैं और आंसू पोंछती हैं। नहीं नहीं, माफ कर दो प्रखर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। आदेश और रिक्की एक स्वर में रोते हुए चिल्ला रहे थे। चल किंजल से माफी मांग और प्रॉमिस कर कि आज के बाद किसी लड़की की तरफ गंदी नजरों से नहीं देखेगा। वो रुकते रुकते भी 3-4 तमाचे उन दोनों को गाल पर लगा देता है। किंजल, हमें माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। दोनों उसके पैरों में पड़े रो रहे थे। वो हिकारत भरी नजरों से उन दोनों को देखती है। दोनों भागो यहाँ से अभी के अभी, कहकर प्रखर को धन्यवाद कहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर, और रूही मीनाक्षी के साथ कैंपस में जाकर बैठती है। छोड़ो ना किंजल, कॉलेजों में ऐसी घटना कोई बड़ी बात नहीं है। हर रोज का ये ड्रामा है लुच्चों लफंगों का। वो लोग तो ऐसे ही हैं। आज पिटाई के कारण माफी मांग ले, फिर कल वही करेगा। रूही उसे समझाते हुए कहती है। हाँ, पर वो लड़का क्या नाम था? सोचते हुए, हाँ प्रखर, बहुत अच्छा है। उसने अच्छा सबक सिखाया उन दोनों को, इडियट को।
तुम्हारे क्लास में है क्या? मीनाक्षी उससे पूछती है। हाँ, कहीं से ट्रांसफर कराकर यहाँ आया है। नेचर का अच्छा है, सबकी मदद करता है। वो पूरी बात बताती है। चल कोई नहीं, सब ठीक है, क्लास चलते हैं। हमारी एक इम्पोर्टेंट क्लास है, कहकर मीनाक्षी और रूही उठती हैं। ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ। अब क्लास अटेंड करने का दिल नहीं करता, कहकर उन दोनों को बाय बोलती है। वो लोग भी बाय बोलकर क्लास चली जाती हैं। आप कब तक अकेली बैठी शोक मनाती रहेंगी? वो उसके पास खड़ा बोलता है। किंजल सर उठाकर देखती है तो मासूम सा चेहरे वाला प्रखर आज उसे अच्छा लग रहा था। वो उसे अपने दिल के बेहद करीब पाती है। शोक नहीं मना रही हूँ, बस दिल नहीं किया क्लास अटेंड करने का। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उल्टा उसे देखती सवाल पूछ रही थी। सच बोलूं, उसके सवाल पर वो उसे देखने लगती है। मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप कहीं रो रही होंगी, इसीलिए आया था। वो सच बताते हुए कहता है। आपका एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने उससे मेरा पीछा छुड़ाया, प्रखर जी। वो उसके दिल से आभारी थी। आपके मुंह से अपना नाम मुझे बहुत प्यारा लगा किंजल। आप मुझे नाम से ही बुलाया कीजिए। वो धीमे से मुस्कुरा कर बोलता है। तभी प्यून आकर उसे करण के आने की जानकारी देता है। वो उसे फोन कर दी थी आकर ले जाने के लिए। ठीक है प्रखर, मैं चलती हूँ अभी, फिर बात करते हैं, बाय, कहकर उसकी आंखों में देखकर चल देती है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, कल आना जरूर आप किंजल। वो पीछे से चिल्लाकर बोलता है। वो मुस्कुराकर चली जाती है। ऋचा शिमला में खूब घूम फिर कर 10 दिनों के बाद वापस आई थी। आज वो माँ से मिलने आई थी। सबसे मिलकर वो किंजल के कमरे में आती है। कैसी है तू किंजल? वो उससे लिपट कर खुशी से पूछती है। ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? और जीजा जी कैसे हैं? वो भी आए हैं ना? वो लेटी पड़ रही थी जब ऋचा उसके कमरे में आई थी। अरे रे, रुक रुक, तू तो तूफान मेल की तरह भागने लगी है। क्या बात है? बड़ी जीजू के बारे में जानना चाहती है? तेरी भी शादी करवा दूं क्या? है कोई तेरी नजर में तो मुझे बताना। वो उसे छेड़ने की मूड में आ गई थी। धत, तू भी ना, शर्मा कर बोलती है। उसकी आंखों में प्रखर का चेहरा झनाक से आ जाता है। मेरी छोड़, अपनी बता, कहाँ है जीजा जी? उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। अभी तो मुझे यहाँ छोड़कर ऑफिस चले गए हैं, रात में मुझे लेने आएंगे। वो मुस्कुराकर बोलती है। अच्छा चल, मुझे फोटो दिखा। कहाँ कहाँ घूमी तू? किंजल उसकी फोन छीनती बोली। अरे रुक ना, दिखाती हूँ। वो दोनों की बातचीत में मग्न हो गई। माधुरी जी रात के खाने पर विशेष तैयारी करवाने में लगी थी और करण बाजार से ऋचा और मानव के लिए गिफ्ट लाने में निकला हुआ था। रात में आदित्य अपनी बेटी को लेने आया था तो खाने में किंजल ने उसे भी आग्रह करके शामिल कर लिया। मानव सबसे बहुत घुल मिल जाता है। उसे शांत व्यवहारी और आकर्षक व्यक्तित्व की किंजल बहुत अच्छी लगती है। उसका सबको प्यार और आदर से बात करना उसे बहुत प्रभावित कर रहा था। खाने के बाद मानव ऋचा से चलने के लिए बोलता है। चलो ऋचा, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। रुकिए थोड़ा सा किंजल, वो सामान लेकर आओ, करण उससे कहता है। वो गार्गी को आदित्य की गोद में थमाकर ऊपर जाती है। किंजल बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की किस्मत वालों के नसीब में होती है। वो जब उन दोनों को दिए जाने वाले उपहार लेने जाती है तब मानव करण से कहता है। हाँ बेटा, किंजल सच में बहुत अच्छी लड़की है, पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है और इस छोटी सी बच्ची को तो माँ के जैसा प्यार करती है। माधुरी जी मानव से कहती है। ये लीजिए, सारा सामान पैक कर दी थी मैं। वो सारा गिफ्ट लाकर टेबल पर रखती है। करण रमेश को बुलाकर सारा सामान मानव की गाड़ी में रखवा देता है। फिर ऋचा और मानव सबका आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। आदित्य माधुरी जी की बातों को याद करके बच्ची को माँ जैसा प्यार करती है उसकी और बहुत ही गौर से देखता है। वो उसकी गार्गी को लेकर प्यार कर रही थी। उसके दिल में एक ख्याल आता है, अगर किंजल आंचल की जगह ले ले तो कैसा रहेगा। यार, रात ज्यादा हो गई है, तू यहीं रह जाना आज रात। करण की आवाज पर उसका ध्यान भंग हो जाता है। माधुरी जी भी बोलती हैं और किंजल भी बोल देती है। हाँ, आप यहीं रह जाइए, ये गुड़िया आज मेरे पास सोएगी। सोएगी ना गुड़िया? बोल बोल ना कहकर उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आदित्य के पास हाँ के सिवा कोई जवाब नहीं था। उस कमरे में दो लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। बेड पर हर्षित लेटा हुआ था। कुछ देर बाद वहां प्रखर आता है। यारों, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम दोनों पर हाथ उठाया। उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर कहता है। जो आदेश और रिक्की थी, ऐसा मत बोल प्रखर। उसके कारण आज हमारा दोस्त बेड पर लेटा है। मेरा भाई होश से बेगाना है
और वो खुश रहे, ये नहीं हो सकता। तू उसे प्यार के जाल में फंसाए, इस कारण हम दोनों ने उसे छेड़ा, और ये हमारी मिली भगत थी। उसे जल्द से जल्द भाई के पास लाना होगा। डॉक्टर ने कहा ना कि जिससे हर्षित प्यार करता है उसे इसकी आंखों के सामने रखिए, तो ये कोमा से बाहर आ जाएगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रिक्की प्रखर से कहता है, मैं ये काम को शुरू कर चुका हूँ। आज की पार्टी मेरी छोटी सी जीत के लिए। चीयर्स कहकर प्रखर उन दोनों के ग्लास में ग्लास टकराता है और ड्रिंक करने लगता है, और वो दोनों भी साथ देते हैं। अब कॉलेज में आते जाते प्रखर और किंजल की बात होती रहती थी। वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी, पर उसे पता नहीं था कि वो बहेलिया शिकारी है जो उस पर जाल फेंक रहा था। वो उसमें फंसती जा रही थी। किंजल को आज कॉलेज में ले जाते वक्त करण उससे पूछ कुछ कहना चाहता था जिसे वो महसूस करती है, पर पूछ नहीं पाती है। कॉलेज आने पर जब वो उतरने लगती है तो किंजल, मेरा एक काम कर दोगी? हाँ छोटे ठाकुर, कहिए ना। वो मुझे रूही से अकेले में बात करनी है, तुम हेल्प करो ना। वो अपने कान खुजाते हुए कहता है, आपको क्या बात करनी है? मुझे बोलिए, मैं कह दूंगी उससे। वो सब कुछ जानकर भी उसे परेशान कर रही थी। वो कुछ बातें हैं जो उसी को कह सकता हूँ, तुम जाओ और मेरे पास लेकर आओ ना प्लीज। वो उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, आती हूँ उसे बुलाकर, आप यहीं रहिएगा। वो मुस्कुराकर उसे परेशान करना छोड़ देती है और रूही के सेक्शन की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद वो दोनों आते दिखाई देते हैं। अरे यार छोड़ ना हाथ, कहाँ ले जा रही है मुझे? किंजल उसका हाथ खींचते हुए आई और बोली, छोटे ठाकुर को तो तुझे कुछ बताना है, इसीलिए तुम दोनों को बातें करो और मैं क्लास लेने जा रही हूँ, बाय। वो उसे करण के आगे खड़ी करके हंसते हुए भाग जाती है। क्या बात है करण जी, वो उसकी नजरों में देखकर बोलती है। वहां चलकर बैठते हैं रूही। वो नीम पेड़ के नीचे बने चबूतरी की तरफ इशारा करता है। वो हाँ में सर हिलाती है। आगे बढ़ती है, दोनों वहीं बैठते हैं। रूही के दिल में शोर सा उठ रहा था। उसे अपनी धड़कनें बेकाबू होती लगने लगी थी। रूही, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, और मेरी फैमिली को तुम जानती ही हो। रुक कर उसकी आंखों में देखता है। जहाँ उलझन से छाई थी, ऋचा अब अपने घर में बस गई थी, और अब माँ मेरी शादी के बारे में सोचने लगी हैं। तो सीधे सीधे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी माँ की इकलौती बहू बनना पसंद करोगी? और क्या इस बंदे को गोद लेना चाहोगी? अगर जवाब हाँ है तो मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आता हूँ। वो धीमे से मुस्कुराते हुए कहता है। रूही इस अजीबोगरीब शादी के प्रपोजल पर हंस हंस कर दोहरी हो जाती है। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। तभी, ये हंस क्यों रही हो? सीधा साधा बंदा हूँ, सीधे तरीके से प्रपोज किया हूँ, अब जल्दी से शादी के लिए हाँ बोलो। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोलता है। रूही हंसते हुए रुक जाती है और अपना हाथ धीरे से छुड़ाकर खड़ी होती है। करण जी, आप मुझे अच्छे लगते हैं, पर मेरी शादी का फैसला मेरे पापा की मर्जी से होगी। आप उनसे ही पूछ लीजिए, वो सच्ची बात उससे कहती है। और हाँ, मेरी तरफ से हाँ है, कहकर वो हंसकर यहाँ से निकलकर क्लास में चली जाती है। करण खुशी से हंस पड़ता है और गुनगुनाते हुए वहां से निकलकर गाड़ी में बैठकर घर चल पड़ता है। पेड़ की ओट में छुपा प्रखर निकलता है, और मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा करण। तुम्हें अपने प्यार से अलग ना किया तो मेरा नाम भी प्रखर नहीं। कर ले तू शादी की तैयारी, पर मैं ये पूरी नहीं होने दूंगा। वो दांत पीसते हुए बोलता है। करण घर आकर माँ को रूही के बारे में बताता है। वो भी तैयार थी, क्योंकि रूही थी भी अच्छी लड़की, सुंदर, सुशील और खानदानी भी। वो दूसरे दिन ही रूही के घर किंजल को लेकर पहुंच जाती है, जिसे करण उसके घर के आगे छोड़कर चला जाता है। किंजल और माधुरी जी को रूही की माँ बहुत आदर से बैठक रूम में बैठाती हैं। रूही के पापा भी आते हैं और तीनों बातचीत करने लगते हैं। किंजल बोर होने लगी तो रूही की माँ ने उसे रूही के रूम की तरफ दिखाकर भेज दिया। वो अंदर घुसती है। रूही बेड पर बैठी खुद में खोई धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। अच्छा जी, मैं तुम्हारे यहाँ कब से आकर बोर हो रही हूँ, और मेरी सहेली सपनों में खोई है, कहते हुए उसके पेट में गुदगुदी करने लगती है। अरे छोड़ो ना किंजल, हाँ हाँ हाँ, छोड़ वरना मारूंगी। मुझ मुझसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं होती, छोड़। वो बेड पर हंस हंस कर बेहाल हो गई थी।
किंजल उसे छोड़कर बैठ गई। अभी तक तो तुझे रूही कहती थी, अब क्या कहूंगी छोटी मालकिन। वो उसे छेड़ने लगी। मैं तेरी सहेली हूँ और सहेली ही रहूंगी, समझी मेरी किंजल। उसका नाक खिलाते हुए बोली। दोनों हंस देती हैं और गप्पे मारने लगती हैं। रूही की माँ पापा शादी के लिए तैयार थे। करण बहुत ही नेक और संस्कारों वाला लड़का था। उसके घर में पैसे कौड़ी का अभाव भी नहीं था। रूही की भी पसंद वो लोग जानते थे। इस कारण चट मंगनी पट ब्याह तय हो गया। माधुरी जी रूही के कमरे में आती हैं और उसके हाथ पर शगुन के पैसे रखती हैं। वो उन्हें प्रणाम करती है तो खूब आशीर्वाद देती हैं। सब बहुत खुश हैं। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। फिर खुशी खुशी में वो दोनों घर आ जाते हैं। करण जब जानता है तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो बेहद खुश था। किंजल भी बहुत खुश थी क्योंकि ऋचा के जाने के बाद वो ही उसकी सहेली थी और अब उसके पास आने वाली थी। आज कॉलेज में प्रखर जब उससे मिलता है तो वो करण और रूही की शादी की बात उसे बताती है। वो तो दिल में जल उठता है पर किंजल को बधाई देता है। फिर वो लोग पढ़ाई के बारे में बात करने लगते हैं। प्रखर किंजल को निहारे जा रहा था। वो बस बोल रही थी और प्रखर चुपचाप उसकी बातें सुनता सुनता और देखे जा रहा था। वो बोलते बोलते रुक जाती है। क्या हुआ आपको, चुप क्यों हो गए। प्रखर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कह उठता है, किंजल एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत मानना। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आप जब बोलती हैं तो मुझे कोई होश नहीं रहता। मेरा दिल हर वक्त आपके पास रहने को तड़पता है। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता। वो उससे अपने झूठे प्यार का इजहार कर इकरार चाहता था। वो अपना हाथ धीरे से खींचने की कोशिश करती है पर वो जोर से पकड़े था। छोड़िए ना प्रखर जी, कोई देख लेगा तो बातें बनाने लगेगा। वो शर्माती सी बोली। नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपका जवाब चाहिए किंजल। क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हैं। यदि मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आपकी लाइफ से चला जाऊंगा। कभी लौट कर नहीं आऊंगा। प्लीज हाँ या ना में बोल दीजिए। वो उसे आज चारों तरफ से अपनी बातों में फंसाकर ही मानने वाला था। किंजल चुप होकर सोचने लगी। फिर धीरे से बोली, हाँ प्रखर जी, आप मुझे पसंद हैं। पर वो बीच में ही चुप हो जाती है। पर क्या, आगे बोलो किंजल। वो बेताब था उसकी रजामंदी पर। आपको मेरी सच्चाई मालूम नहीं है। जब मालूम होगी तो आप खुद मुझसे दूर हो जाइएगा। वो उदासी से कहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा किंजल। मुझे आपकी पिछली बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो आज वाली किंजल चाहिए जिसके बिना मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ किंजल। वो उदास होने की नाटक करते हुए बोलता है। नहीं ऐसा मत बोलिए। वो आपके वो अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, हाँ मुझे भी आपसे प्यार हो गया प्रखर, पर मेरे पापा का सपना मुझे डॉक्टर बनते देखना था जो मैं पूरा किए बिना शादी का सोच भी नहीं सकती। वो सर झुका लेती है। मैं आपका इंतजार करूंगा किंजल। आप अपने पापा का सपना पूरा कीजिए, तब तक मैं आपसे शादी का सोचूंगा। वो अपनी लच्छेदार बातों में उसे उलझाता चला गया था। किंजल शादी का नाम सुनकर शर्मा जाती है और क्लास चलने बोलती है। दोनों अपनी क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। प्रखर की आंखों में कुटिलता भरी मुस्कान तैरने लगी थी जिसे किंजल नहीं देख पाई। वो दोनों वहां से निकलकर क्लास में जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। किंजल के ओठों पर मुस्कान फैली थी और वो प्रखर के बारे में सोचने लगी थी। प्रखर दिल ही दिल में उसके सारे खौफ को नोचने के बारे में सोच चुका था। घर में करण और रूही की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। ऋचा भी एक दो दिन में आकर सब मार्केटिंग करके जाती थी। किंजल चक्कर घिरनी बनी थी। सब कामों का जिम्मा अपने हाथों में ले चुकी थी और बीच बीच में पढ़ाई भी करती थी क्योंकि परीक्षा भी इन्हीं दिनों में होने वाली थी। उस दिन रूही कैंपस में बहुत देर से बैठी किंजल का इंतजार कर रही थी। करण ने फोन करके बताया था कि वो उसके लिए किंजल के हाथों कुछ भेज रहा है। उसकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो आते दिखी उसे। करण गेट से ही चला गया था। हाय किंजल, उसे देखकर बोलती है। वो बेसब्री की तरह उठकर आती है। हेलो किंजल, ला मेरा सामान दे। कहाँ है, क्या सामान है।
मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो उसे तंग कर रही थी। देना किंजल, करण जी मुझे बताया है कि वो तुझे कुछ दिए हैं मुझे देने को। वो रूसी सी हो गई थी। अच्छा ठीक है, रुक। वो उसकी जल्दबाजी को देखकर हंसते हुए कहकर अपने पर्स से एक पैकेट देती है। वो लपकती हुई लेकर वहीं पत्थरों से बने बेंच पर बैठ जाती है। किंजल भी बैठकर उसे खोलने को कहती है, पर वो उसे अकेले में देखना चाहती थी, इसीलिए मना कर देती है। किंजल कुछ समझकर उठकर बाय बोलती है और अपने सेक्शन में चली जाती है। वो अपना बैग उठाकर अपने सेक्शन में जाकर मीनाक्षी को बताती है कि वो घर जा रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और घर के लिए निकल जाती है। उससे सब्र नहीं हो रहा था कि इसमें क्या होगा। सोचकर गेट के बाहर निकलकर ऑटो के लिए रोड साइड में खड़ी हो जाती है। वहां पहले से ही एक सफेद इंडिगो लगी हुई थी, जो उसके पास आती है और दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेता है। वो चिल्ला भी नहीं पाई, उसका मुंह बंद कर दिया था किसी ने। किंजल जब छुट्टी के वक्त उसे ढूंढती है तो नहीं मिलती। तभी मीनाक्षी उसके पास आकर बताती है कि वो चली गई थी। वो हंस देती है और समझ जाती है कि करण का गिफ्ट अकेले में देखने के लिए घर गई है। वहां चैन से देखेगी। किंजल करण का इंतजार करने लगती है। आज करण के बदले बहादुर आया था उसे लेने। उसे आश्चर्य होता है कि करण कैसे ऐसे कर सकता है। वो उसे खुद से कॉलेज लाता था और खुद ले जाता था। फिर वो सोचती है शादी करीब है, इसीलिए शायद बिजी होगा किसी काम में, या तो रूही के साथ फोन पर लगा होगा। ज्यों-ज्यों शादी का दिन करीब आ रहा था, उन दोनों की बातचीत बढ़ती जा रही थी, जिस पर वो माधुरी जी और आदित्य बहुत हंसते थे। वो उसके साथ घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो कोहराम मचा हुआ था, सब रो रहे थे। करण अलग रो रहा था और माधुरी जी अलग बैठी रो रही थी। नौकर चाकर उन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। वो खड़ी खड़ी सबका मुंह निहार रही थी कि क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आदित्य आकर करण के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, करण तुम रोना बंद करो और संभालो अपने आप को। जिसने भी रूही की ये हालत की है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी वो हालत करूंगा कि मरने के लिए मेरे सामने भीख मांगेगा। वो गुस्से से तमतमा रहा था। किंजल अपना बैग फेंक कर उसके पास आती है। क्या हुआ रूही को? कहाँ है रूही? वो आदित्य से पूछने लगी। वो चुप रहा। तो वो चीखते हुए करण से पूछने लगी, छोटे ठाकुर आप तो बताइए रूही कहाँ है? वो रोने के अंदाज में आ गई थी। रूही हॉस्पिटल में भर्ती है, आदित्य सर झुकाए कहता है। क्या हुआ उसे? वो तो मुझसे आपका गिफ्ट लेकर घर चली गई थी। फिर अचानक उसे क्या हुआ? प्लीज आप लोग मुझे ठीक से बताइए, मुझे मिलना है उससे, मैं जाती हूँ। कहकर वो बाहर भागने लगती है, पर करण उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुको हम सब चलते हैं। तभी रमेश दौड़कर एक कागज हाथ में लिए आता है। छोटे ठाकुर, ये किसी ने पत्थर बांधकर हमारी हवेली के अंदर फेंका है। आदित्य उसके हाथों से लेकर वो पढ़ता है। डियर करण प्रताप ठाकुर, है ना? दूसरों की खुशियां छीन कर अपनी खुशियों को मनाने का तो आज तुम्हारी पहली खुशी तुम्हें बहुत शौक है खत्म हुई। इस लड़की की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने का नहीं सोचना था। इसकी हालत मैंने ऐसी कर दी है कि ये तो जाएगी ही जान से। गया, अब बची तुम्हारे घर में रहने वाली तुम्हारी जिम्मेदारी, तो उसे बचा कर रखो, क्योंकि अब अगली बारी उसकी है। तुम्हारा दुश्मन जिसे तुम पकड़ नहीं सकते, अनजान। किंजल चिट्ठी में लिखी बातें आदित्य के मुंह से सुनकर खड़े खड़े गिर जाती हैं। आदित्य उसे संभालता है और बांह पकड़कर उठाते हुए कुर्सी पर बैठाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे चुप कराना मुश्किल हो गया था। वो सब हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ रूही आईसीयू में भर्ती थी। वो डॉक्टर को देखती है तो दौड़ कर जाती है, डॉक्टर साहब कैसी है रूही? उसे होश आया? वो ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगी ना? बोलिए ना। वो डॉक्टर से सवाल करने लगती है। तभी आदित्य भी आता है और उसके साथ दो तीन सिपाही भी थे। डॉक्टर, क्या हम पेशेंट से मिल सकते हैं? उसका बयान लेना जरूरी है। वो जल्द से जल्द उसके अपराधी को सलाखों के पीछे डालना चाहता था। रूही के माँ-बाप, बहन, माधुरी जी, करण, किंजल और आदित्य सब डॉक्टर को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगते हैं। हाँ, ज़रूर मिलिए, पर ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। चोट से शरीर का एक-एक हड्डी टूट गई है, बहुत कष्टदायक स्थिति है उसकी। उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, डॉक्टर कहकर दूसरी तरफ निकल गए। वो सब सुनकर रोते हुए बेताबी से कमरे में घुसते हैं। रूही आंखें बंद किए हुए थी और उसकी आंखों के किनारे से आंसू फिसलकर उसके गालों को भिगा रहे थे। रूही, रूही तू ठीक है ना? किंजल रोने लगी थी।
उसकी हालत देखकर वहाँ सब रो रहे थे। उसके चेहरे पर अनगिनत चोट के निशान थे और पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। रूही जी, आदित्य आगे आता है और किंजल को रुकने का इशारा करके बोलता है। कौन लोग थे वो जो आपको किडनैप किए थे? वो 3 लोग थे सर। उन्होंने मुझे पूरे शहर में गाड़ी में ही मुझे घुमाया और बीच-बीच में सब थप्पड़ और लातों से मारते रहे। उनके चेहरे पर काला मास्क लगा था जिससे मैं चेहरा नहीं देख सकी। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत भी किया? आदित्य ने अपनी आंखें झुकाकर पूछा। वो उसके दोस्त की होने वाली पत्नी थी। उसका प्यार, उसे शर्म आ रही थी उससे ये सवाल करके। करण उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वहीं बेड पर बैठा था। वो रो रो कर उसे खुद को कमजोर नहीं दिखाना था, पर आंखें थी कि बार बार भर आती थी। अब और बुरा क्या करते सर? वो लोग ठहाके लगाकर हंस रहे थे और शराब पी रहे थे। मैं आगे पीछे की कुछ न सोचकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूदने लगी थी, पर उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा तुम्हें तो मरने के लिए ही पकड़े हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? और सब हंसने लगे। फिर बीच सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच मुझे धकेल दिया। मेरा सर बस के आगे टकरा गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। वो रोते हुए दर्द से कराहती बोलती है। सब उसकी बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगे थे और करण का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मैं तुम्हारी ये हाल बनाने वालों को छोड़ूंगा नहीं रूही। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। वो उसे ढाढ़स बांध रहा था। नहीं करण जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब नहीं बचूंगी। मुझे झूठी दिलासा मत दीजिए। माँ पापा, मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दीदी, आप मुझे याद जरूर रखना, प्लीज भूलना मत। आंटी जी, मैं आपके घर बहू बनकर आना चाहती थी, पर देखिए मेरे सपने अधूरे ही रह गए। किंजल, तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहती, पर क्या करूं यार, शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों को बहुत याद। उसकी बात अधूरी रह गई और धड़कनें उसके साथ छोड़ देती हैं। मशीन की टू टू की आवाज़ सुनकर सब जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगते हैं और करण डॉक्टर को आवाज़ देने लगता है। डॉक्टर दौड़ते हुए आकर उसकी नब्ज देखते हैं और उसकी आंखों में ढेर सारे सपने अरमान सजे थे जो बंद करते हुए कहते हैं सी इज़ नो मोर। आगे की कहानी अगले भाग में।